डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा नाम पवन है, मैं बलिया से आया हूँ। मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी हुई है कि आप यहाँ करीमुद्दीनपुर में जानवरों का इलाज करते हैं और लोग आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष गिरी है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ 2012 से पदस्थ हूँ और ये करीमुद्दीनपुर ग्राम पंचायत में ये पशु चिकित्सालय स्थित है। इस पशु चिकित्सालय में लगभग प्रतिदिन 10-15 पशु आते हैं। इसके साथ में पशु के साथ साथ छोटे जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, इनका भी यहाँ पर चिकित्सा किया जाता है। क्योंकि यह राजकीय पशु चिकित्सालय है, यहाँ पर सरकारी सेवाएं हैं और उन सारी सरकारी सेवाओं का यहाँ क्रियान्वयन होता है। यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान होती है, बधियाकरण होता है, पशुओं का टीकाकरण होता है और बांझपन की चिकित्सा की जाती है। और छोटे जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली हैं, इनका यहाँ पर संपूर्ण इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे पूछेंगे हम कि जैसे जो छोटे जानवर होते हैं, इस समय मान लीजिए बलिया में मैंने देखा लगभग हर दूसरे घर में कुत्ता या बिल्ली उन लोगों ने पाल रखे हैं। तो ये इस समय जो 45, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, इस समय उनके लिए क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? अभी इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में देखिए समर स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस लगने का काफ़ी संभावना है छोटे कुत्तों में या बिल्लियों में। ऐसे कंडीशंस में कम से कम आप ये समझिए कि अगर आप डेली अगर अपने कुत्तों को या बिल्लियों को या जो पालतू पशु हैं उनको प्रतिदिन आप नहीं मॉनिटर कर रहे हैं या उनकी देख रेख नहीं करते हैं, तो ये संभावना है उनकी टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है 102, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ये बढ़कर 103, 104 या लगभग 106 भी कभी कभी चली जाती है हीट स्ट्रेस में। मतलब हीट स्ट्रोक लग सकता है, हाइपरथर्मिया जिसको हम लोग क्लिनिकल टर्म्स में कहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जैसे अमूमन डॉग्स को आप बाहर वॉक कराने ले जाते हैं, तो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग में या कि 6 या 7 बजे या लगभग 5 या 6 बजे, आप मान लीजिए सुबह 5-6 बजे भोर में आप वॉक कराने ले जाइए या देर रात आप वॉक कराइए 6 बजे जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद, सूर्य ढलने के बाद जी। और वाटर, आप प्लेंटी ऑफ वाटर इनको दीजिए। दिन भर उनके जो बाउल है, वाटर बाउल्स है, उसमें प्रतिदिन हर 4 या 5 घंटे में पानी चेंज करिए। पानी में ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल पाउडर, कोकोनट वाटर और अभी तो कर्ड देना बहुत सही है। गर्मी में हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए कर्ड दिया जाता है, बटर मिल्क दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। और जो नहलाने वाली प्रक्रिया है, लोग अमूमन सोचते हैं कि कुत्तों को डेली नहलाया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। भले गर्मी पड़ रही है लेकिन इसके बावजूद ये नहीं है कि आप कुत्तों को प्रतिदिन नहलाएं। कुत्तों में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं जो पसीना जैसे निकलता है, तो अगर आप प्रतिदिन इनको नहलाएंगे तो इनकी स्किन ड्राई ऑफ होने लगेंगी। ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें से सीबम, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, उसमें से जो सिक्रेशंस होता है वो ड्राई ऑफ हो जाएगा, तो आप हेयर फॉल भी देखने लगेंगे। इस समय सीज़न हेयर फॉल का भी चल रहा है। ये हेयर फॉल कई कारण से हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी कारण है कि अगर हाइड्रेशन लेवल कम है तो ये हेयर फॉल काफ़ी दिखता है। तो आप हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार नहलाएं और मेंथॉल या ओट मिल जैसे शैम्पूज का इस्तेमाल करें जिससे बॉडी को ठंडक मिले। कुत्ते के ये जो नीचे वाले पॉज होते हैं, ये थर्मो रेगुलेशन की बहुत बड़ा सेंटर है, तो आप इसको हमेशा सोचिए कि ठंड, इसको आप हमेशा कूल ऑफ रखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पता नहीं मिथ है या हकीकत है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने कुत्तों को दिन भर एसी में रखते हैं, क्या ये उनके लिए उचित है? देखिए डॉग्स का खुद का बॉडी टेम्परेचर है, वो अपने थर्मो रेगुलेशन ऑटोमेटिकली, उनके जो ब्रेन में थर्मोस्टेट है वो सारे थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर वेरिएशंस को कंट्रोल करने के लिए आप एसी दे सकते हैं। अब तो डॉग्स चूँकि आपके साथ रहने लगे हैं, आप उनके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेट कर चुके हैं, तो आप अगर एसी में रखते हैं तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये चीज़ को अवॉइड करना है।
जो जिनके घर में एसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो डॉग नहीं रखते हैं, सही बात है। या कूलर है उसके साथ भी वो कंफर्टेबल है, पंखे के साथ भी वो कंफर्टेबल है। डर बस इस बात का है कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, आप एसी में है, मान लीजिए 16 डिग्री या 27 आपने 20 डिग्री से रखा है और अचानक उसको बाहर ले गए, और बाहर का टेम्परेचर अभी मान लीजिए 43 डिग्री है, फिर अचानक उसको लेके आते हैं, ये जो सडन एब्रप्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर है, वेरिएशन, इसी से हीट स्ट्रोक लगने का मतलब ये जानवरों से, इंसानों से ज्यादा मतलब ये जानवरों में ये होने का खतरा है। ये जरूर इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी बॉडी टेम्परेचर भी आप देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर इनकी 101 102 डिग्री होती है, हम लोग की 98 डिग्री होती है, तो ऑब्वियसली इनकी थर्मोस्टेट लेवल काफ़ी हाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन चल गया है शो ऑफ का। शो ऑफ का मतलब कि जो सबसे रेयर कुत्ता है हम उसी को रखेंगे। अब जैसे मैंने सुना है कि जैसे हिमालयन हस्की हो गए या फिर मिस्टिफ्स वगैरह हो गए, जिनके फर ज़्यादा होते हैं, बाल ज़्यादा होते हैं, उनको भी इस कंडीशन में 45-50 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है। क्या उनके लिए उचित है, उनको रख सकते हैं या नहीं रखना चाहिए? देखिए, ये सारे ब्रीड्स ओरिजिनली जिस कंट्री से, जैसे साइबेरियन हस्की की बात हुई, साइबेरिया से बिलोंग करते हैं, जर्मन शेपर्ड जर्मनी के हो गए, लैब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, सारे जर्मनी जो ठंडे प्रदेश के डॉग, लेकिन तब भी इंडियन कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आज के डेट में साइबेरिया से डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है डॉग को। इंडियन कंडीशंस में उसकी ब्रीडिंग हो रही है और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस में पूरी तरह से अडॉप्ट हो चुके हैं। तो हर जगह अब सारे ब्रीड्स को रखने की मतलब आप रख सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाई नेचुरल इंस्टिंक्ट, जैसे कि साइबेरियन हस्की है, इनको ठंड प्रदेश के हैं, तो थोड़ा सा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लेकर कंसर्न आपको। बिल्कुल। और बाकी ये गर्मी के मौसम में आहार क्या देना चाहिए इनको? डॉग्स में फीडिंग के लिए देखिए, जो भी एडल्ट डॉग्स हैं, अभी हीट स्ट्रेस अगर की बात की जाए, तो अगर बैलेंस डाइट की बात की जाए तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। कमर्शियल डॉग फूड जो भी आ रहे हैं, पेडिग्री, रॉयल कैनिन, रूल्स, ये तो ये क्या है, ये इनमें सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे बैलेंस प्रोपोर्शंस में हैं। तो अगर आप ये अगर फूड आप देते हैं तो अलग से कोई आपको अपना कोई फूड डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपना ऐसा नहीं कि सारे डॉग्स को आप पेडिग्री खिलाएंगे, भाई कोई इकोनॉमिकली अगर उसको सोचता है ब्रीडिंग कराने के लिए, आप रियरिंग करने के लिए, तो आप घर का डाइट भी देंगे, फिर उसमें आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, आप उसके लिए चपाती दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, उसके साथ आप प्रोटीन्स के लिए क्या दे रहे हैं। तो डॉग्स आर बेसिकली कार्निवोर्स, ये मांसाहारी होते हैं। आप चाह के भी इनको वेजिटेरियन डाइट नहीं दे सकते हैं, तो आपको ऐसा डाइट प्लान करना पड़ेगा जिसमें कि एनिमल प्रोटीन शामिल हो। जैसे एनिमल प्रोटीन से मतलब एग प्रोटीन हुआ, चिकन हुआ, मटन हुआ, ये सारे मील्स को प्रॉपरली कुक करके आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसा हमारा चावल है या रोटी है, इसके साथ मिलाकर फिर इसके साथ में आप वेजिटेबल प्रोटीन्स भी ऐड करिए, जैसे कि पालक हुआ, खीरा, जैसे कुकुम्बर है, कैरेट्स है, इन चीज़ों को भी उसमें इंकॉर्पोरेट करिए। तब आप नियरली एक बैलेंस डाइट पे जाएंगे। अगर आप घर का खाना देते हैं तो इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट ऐसी चीज़ें साथ में दें, ताकि ये डाइट पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। दूसरा, बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, कि इन लोगों को रॉ मीट दिया जाए। देखिए, रॉ मीट कभी भी नहीं देना चाहिए, इवन रॉ एग्स भी नहीं देना चाहिए। रॉ एग्स देने के लिए कई लोग ने देखा होगा, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग, जो ह्यूमंस लोग क्या करते हैं, आदमी लोग कच्चे अंडे का इस्तेमाल करते हैं, दूध में डाल के पी लेते हैं। लेकिन डॉग्स में ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो रॉ एग्स होती है, उसमें जो एविडीन नाम का एक प्रोटीन होता है, जो कि डॉग्स की जो हेयर प्रोटीन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोटीन। तो ये एविडीन जो रॉ एग्स में पाई जाती है, वो बायोटीन से कंबाइन कर जाती है, और डॉग्स में ये बायोटीन की डिफिशिएंसी कॉज करता है। जब बायोटीन की डिफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली स्किन कंडीशन आपको दिखेंगे, हेयर फॉल मिलेंगे। तो रॉ एग कभी नहीं देना चाहिए, रॉ मीट नहीं देना चाहिए, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है पैरासाइट्स के लिए। रॉ मीट आप अगर प्रॉपरली कुक नहीं किए हैं तो उसमें जितने भी वर्म्स हैं, वर्म्स के एग्स हैं, वो नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं। आप उनको डायरेक्ट फीडिंग कराएंगे, फिर वो स्टमक में जाएंगे, वहाँ पर उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, डॉग्स में वर्म्स की टॉक्सीमिया होने के चांसेस हैं। इसलिए रॉ मीट कभी नहीं। एक क्विक क्वेश्चन, डोंट्स फॉर डॉग्स एंड कैट्स। डोंट्स मतलब क्या, स्ट्रिक्टली क्या नहीं देना चाहिए कुत्तों को? देखिए, खाने में
जैसे मैंने बताया अभी रॉ एग्स नहीं देना चाहिए, इसके साथ ही चॉकलेट्स नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चे अमूमन खेल खेल में चॉकलेट दे देते हैं, जबकि चॉकलेट से टॉक्सिसिटी हो सकती है, पॉइजनिंग होती है। और फ्रूट्स आप सभी फ्रूट्स दें, फ्रूट के सीड्स निकाल के दीजिए, लेकिन एक ग्रेप्स है, अंगूर, अंगूर नहीं देना चाहिए। और अंगूर से बना हुआ जो किशमिश है ये नहीं देना चाहिए। फिर जितने भी आपके जो स्पाइसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ये ऑनियंस हो गया और मसाले वाली चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें को अवॉइड करनी चाहिए। गार्लिक हो गया, टर्मरिक जबकि अच्छा चीज़ है। हल्दी आप चावल में या इसके जो नगेट्स अगर आप बना के दे रहे हैं सोयाबीन नगेट के साथ, इसमें हल्दी आप डाल सकते हैं। इवन सॉल्ट भी कुछ हद तक आप डाल सकते हैं, लेकिन हाई डोज में नहीं देना है। शुगर नहीं देना है। ये मीठा भी आप कभी कभार आप स्वीट्स में दे सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं कर, मतलब डेली आप पता चला एक लड्डू खिला रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनसे टॉक्सिसिटी होने के डर। हाँ डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम चीज रह गई, इनकी वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग और भी जो आपके नॉलेज में चीजें आती हूँ, कृपया हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। ये डॉग के लिए वैक्सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अमूमन लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, और इतना क्योंकि डॉग प्रैक्टिस और लोग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर जगह पेट्स की क्रेज बढ़ रही है। इसके बावजूद वैक्सीनेशन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन रहता है। लोग सोचते हैं बस एक रेबीज़ वैक्सीन ही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है। डॉग्स में इतने ज़्यादा डेडली वायरल डिजीजेज हैं जिसका बचाव सिर्फ आप वैक्सीन से ही कर सकते हैं। जैसे कि लेप्टोस्पाइरा है, पार्वो है, डिस्टेम्पर है, पैरा इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियों का रोकथाम सिर्फ वैक्सीन ही है। इसकी कोई प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये हो जाती है तो फिर हमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है इनको क्योर करने के लिए, इनकी ट्रीटमेंट में। तो सारी चीज़ें जितनी भी वैक्सीन हैं ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। आपका डॉग अगर इम्यूनिटी उसकी मजबूत है तो ये रोगों से वो लड़ पाएगा। इसीलिए वैक्सीन देने का मतलब है उनके अंदर प्रॉपर एंटीबॉडीज जनरेट करना, प्रॉपर इम्यूनिटी जनरेट करना। इसीलिए जो बच्चे जब पैदा होते हैं, जब मदर से पहले बार उसकी वीनिंग की जाती है, वीनिंग मतलब जब मदर से उसको कब अलग किया जाता है, नियरली अराउंड 3 वीक्स ऑफ एज में मदर से बच्चों को अलग किया जाता है। वहाँ पर एक स्टेज आता है डिवर्मिंग, वहाँ पे पहला डोज डिवर्मिंग करना चाहिए। वर्म्स लोड जब फ्री हो जाएगा तब आप वैक्सीनेशन पे फोकस करिए। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन अराउंड 30-35 डेज में, जो स्पेशली जो 2 वायरल डिजीजेज हैं, डेडली डिजीजेज जैसे डिस्टेम्पर और पार्वो, उसके लिए सजेस्टेड है। पपी डीपी नाम की वैक्सीन आती है, वो डिस्टेम्पर और पार्वो के लिए। फिर आप 2 वीक्स या 45 डेज के एज पे आप 7-in-1, 9-in-1 या ऑल-in-1 नाम से कई वैक्सीन आने लगी हैं, जो कि मल्टी कॉम्पोनेंट वैक्सीन है। ये DHPPIL के नाम से आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे कि वैक्सीन ये आती हैं जो ये 5-in-1, 7-in-1, 9-in-1, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस स्ट्रेन्स की होती है। जैसे कि लेप्टोस्पाइरा है, लेप्टोस्पाइरा की 2 स्ट्रेन्स हैं, या एडिनोवायरस है, एडिनोवायरस की 3 स्ट्रेन्स हैं। तो जैसे जैसे म्यूटेशन हो रहा है वायरसेस में और वो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जा रही है, तो वो स्ट्रेन्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया। तो इसीलिए हाँ, बेस्ट 9-in-1 जो है वो आज के डेट में 9-in-1, आज की तारीख में मॉडर्न हिसाब से 5-in-1, 7-in-1 सब आउटडेटेड हो गया। 9-in-1 ही आउटडेटेड नहीं है, क्योंकि 9-in-1 और 7-in-1 इक्विवेलेंट है। 9-in-1 में जो नए 2 स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं लेप्टोस्पाइरा के, उतने यहाँ पे प्रेवलेंट नहीं है। साउथ इंडिया में यह है, लेकिन हाँ प्रिवेंशन के तौर पर आपको 9-in-1 लगाना बेस्ट है। इसके अलावा भी और वैक्सीन है, कोरोना वायरस है, जैसे DHPPIL की मैंने बात की। इसके अलावा कोरोना वायरस वैक्सीन है, फिर रेबीज वैक्सीन है, कैनल कफ वैक्सीन है। ये सारी वैक्सीन अभी आने वाली है, यहाँ पर ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन कैनल कफ वैक्सीन को भी यहाँ पर लाना। दूसरा मेरे को एक डॉक्टर साहब एक शेड्यूल बताइए कि पपी जब पैदा होता है और उसके ओल्ड एज तक जो वैक्सीनेशन के स्लॉट्स होते हैं, कितने दिन या कितने महीने में उनको लगाने चाहिए, मतलब एकदम लगाने ही चाहिए? ये सारे वैक्सीन कंपलसरी हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 30-35 डेज का पपी डीपी लगाइए, फिर अराउंड 6 वीक्स या 7 वीक्स ऑफ एज में फर्स्ट डोज ऑफ 7-in-1 या 9-in-1 लगाइए। और ये 7-in-1, 9-in-1 वैक्सीन की एटलीस्ट 2 बूस्टर डोजेज लगने चाहिए 3 वीक्स इंटरवल पे। ओके। देन कम्स कोरोना वायरस इंजेक्शन, जो कि आप अराउंड 1.5 मंथ से 2 मंथ एज पे लगा सकते हैं। अगेन कोई भी वैक्सीन की प्राइमरी डोज सफिशिएंट नहीं होती है, उसकी बूस्टर डोज 1 महीने बाद लगानी कंपलसरी है।
और जब ये बूस्टर डोज लग जाता है फिर ये 1 ईयर की इम्यूनिटी देता है। ओके। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको फिर से उसको रीवैक्सीनेट करना है। जिस तरह से जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो 3rd मंथ आप लगाइए, फिर उसकी बूस्टर डोज 4th मंथ में लगाइए और फिर वो एनुअल रीवैक्सीनेशन करता है। मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस अपने आप हर साल इसको हर साल रिपीट में करते एक बार रहना है। वैक्सीनेशन कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि हमने 1 साल लगा लिया, सेकेंड ईयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपकी डॉग की इम्यूनिटी जैसे कम होगी, उसकी एंटीबॉडी टाइटर जैसे कम होगी, तो आपका डॉग पूरी तरह से ससेप्टेबल हो जाएगा पार्वो के लिए, डिस्टेंसर के लिए। पार्वो वायरस स्पेशली यंग पपीज में और यंग डॉग्स में, जैसे अराउंड 2 to 3 ईयर्स एज में ज़्यादा दिखता है। लेकिन डिस्टेंपर ऐसी डिजीज़ है जो हम लोग देख रहे हैं 8, 9, इवन 12 ईयर्स ऑफ डॉग्स को भी हो जा रहा है। तो इससे बचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वैक्सीनेशन लगाना होगा। अब आते हैं डिवर्मिंग पे। डिवर्मिंग में इतनी, क्योंकि डिवर्मिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, मदर से जब बच्चा पहली बार वीन किया जाता है वहाँ पर एक डोज दीजिए। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ एज तक एवरी फोर्टनाइटली, मतलब 1 in 15 days डिवर्मिंग करना है। फिर 3 to 6 मंथ्स ऑफ एज के बीच में 1 in a month करना है, और 6 मंथ्स के बाद में थ्रू आउट लाइफ टाइम 1 in 3 months करना है। बीच में अगर आपको दिखता है कि वर्म्स आ रहे हैं, आप बेशक डिवर्मिंग करिए। आप प्रॉपर ये है कि पहले फीकल सैंपल टेस्ट करवा लीजिए, स्टूल एग्जामिनेशन कराइए, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ वर्म्स, लॉट्स ऑफ रीजंस, जरूरी बहुत नहीं सारे है कि वर्म्स हाँ। हैं, एक ही वर्म नहीं है। राउंड वर्म है, टेप वर्म्स हैं, हर्ट वर्म्स हैं, तो लंग वर्म्स हैं, और इंटेस्टाइनल वर्म्स भी कई तरह के होते हैं। तो बेसिकली एक ही तरह का सॉल्ट भी नहीं यूज़ करना, हमेशा आप वेटरिनरी से कंसल्ट करिए। ये नहीं कि आप एक बार आपने डिवर्मिंग टैबलेट खरीद लिया और उसको चला रहे हैं। वो डिफर करता है एज पर बॉडी वेट, एंड रोटेशनल डिवर्मिंग भी होनी चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से आपने बहुत ही कम समय में बहुत सी बातें शेयर कर दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।